मैं 17 साल का हुआ तो एक रात मेरी माँ ने मुझे उठकर बहुत मारा और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती। अब तू यहाँ मेरे साथ नहीं सोएगा। पापा की मौत के बाद माँ के साथ सोता था, अब मैं दूसरे कमरे में सोता। एक रात माँ की याद आई तो मैं उठकर माँ की चारपाई पर लेट गया, मगर मेरी माँ देखते ही मेरी रूह कांप गई। मुझे बताया कि तूने मेरे साथ। मेरा नाम आयुष है। जब मैं 4 साल का था तब मेरे पिता का देहांत हो गया था। मेरी माँ ने ही मुझे माँ और पापा बनकर पाला था। हमारा छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। रात के वक्त मैं अपनी माँ के साथ सोता था। वक्त गुजरता गया और अब मैं 15 साल का हो गया था। गली से निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझे मेरी माँ के बारे में पूछते कि तुम्हारी माँ कैसी औरत है। मैं हैरान होता, सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की क्यों इतनी फिक्र लगी रहती है। जब मैं माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़े ही अजीब नज़रों से देखते थे। एक रात मैं सोया हुआ था। माँ ने माँ के बड़ी ही अजीब नज़रों से देखते ही एक रात मैं सोया था हमारे कमरे की खिड़की जो गली की तरफ लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों डर गए थे। माँ तो अचानक से ही पता नहीं किसी सदमे में चली सी गई थी। बात पर गुस्सा आ गया। वह कहने लगी कि कल से तुम मेरे साथ नहीं सोओगी, बल्कि बाहर सोया करोगी। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा और माँ गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। खैर, मैं माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लग रही थी। अभी इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे। रात में माँ मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा, हमें यहाँ घर आज ही छोड़ना है, छोड़कर दूसरे शहर जाना होगा। अब हमारे यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी माँ और पिता की उनके दोनों बात मानने के अलावा कोई और मेरे पास रास्ता नहीं था। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? माँ बोली, हाँ, लेकिन अभी हमें इस वक्त घर से जाना होगा। फिर मैं कपड़े पहनकर घर से बाहर कदम रखा। माँ मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था, किसी मर्द की तरह चलती जा रही थी। माँ के पास एक बड़ा सा बैग था जिसे उन्होंने सारे जेवरात और पैसे बगैर डाल रखे थे। एक गाड़ी हमारे इंतजार में लगी थी। मैंने देखा गाड़ी वाला मुझसे सवाल किए जा रहा था। हमारी गाड़ी चलाना वो हमारे बिना बैठे ही गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब तो यही था कि वह माँ को ले जाने वाला था बड़ी शहर की तरफ। रवाना हो गए हम लोग। रात को ही दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। यह घर शहर में था। वह आदमी सबसे हमारे इस घर को छोड़कर चला गया, पर माँ का इस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, कुछ अजीब लग रहा था। आखिरकार वह इस मकान में छोड़कर गया था, मगर अच्छा खासा बड़ा सा। माँ ने मुझे कहा कि अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर माँ मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठ गया, उन्हें देखे जा रहा था। मैंने रोते हुए माँ से पूछा, माँ देखने लगी, हम सब दोस्त गांव में ही रह गए। बेटा, तुम्हारी उम्र ऐसी ही थी, तुम वहीं नहीं रह सकते? माँ की बात पर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली की नुक्कड़ पर खड़े लड़के ने मुझे मेरी माँ के बारे में बहुत गलत बातें कही थी। घर आकर मैंने माँ को सब सच कुछ बताया, जिस पर मेरी माँ सोच में पड़ गई और आज यह सब हो गया था। माँ मुझे कह रही थी, वहाँ सभी तुम्हारे माँ के बारे में ही बातें करते थे, तो क्या तुम वहाँ रहा गवारा करोगे? कोई तुम्हारी माँ के बारे में कहा नहीं? माँ ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बना दोगी, मगर बेटा तुमको मेहनत करनी होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। अगले ही दिन माँ ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मैं दिन रात पढ़ता रहता था, मुझे किसी चीज़ का होश न रहता, लेकिन माँ घर में पैसे कहाँ से लाती यह तो मुझे भी नहीं मालूम था। माँ की कुछ अजीबो गरीब बातें तो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती थी। मुझे उन सवालों
का जवाब नहीं मिलता था जब मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। एक बार तो दिन के वक्त मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैं बाहर आ गया तो माँ सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, माँ मुझे छत पर जाना है। मगर माँ ने मुझे छत पर ना जाने के लिए बोली, बेटा अब तो बड़ा हो गया है और आसपास के घरों में पर्दे का मसला है। इससे बड़ी ही कोई तेरी शिकायत करे तो छत पर मत जाया कर। मुझ पर गुस्सा दिखा रही थी। मुझ पर इतनी सख्तियाँ क्यों कर रही थी। मैं जब छत पर जाने लगी कि जिद तो माँ कहने लगी, बेटा तू अभी नहीं जा सकता, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। माँ की बात से नाराज होकर वापस अपने कमरे में आ गया। मगर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं कैसे भी करके मुझे छत पर जाऊं। माँ मुझे क्यों रोकने से मना करती है। और आज वाकई में मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर से उठकर माँ के कमरे में गया। मेरी नज़र दूसरी चारपाई पर पड़ी तो मैं वहीं पर बैठ गया। मैं यही सोच रहा था कि मेरी नज़र फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। जब मैं गौर से देखा तो मान गया। चारपाई तूने ये किसके लिए माँ? यहाँ पर तो वह फायदा बिस्तर भी रखा है, बाकायदा बिस्तर भी वहाँ पे रखा है। माँ मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली कि बेटा मैं वैसे भी रखती हूँ, मगर क्यों माँ? इस चारपाई पर कौन सोता है? माँ मुझ पर तो कमरे में आने से नहीं देती। मेरी बात पर माँ मुझसे नाराज़ होने लगी। मुझ पर शक कर रहा है बेटा। मैं यहाँ चारपाई किसी मकसद के लिए रखी हूँ, पर तेरे पापा की रूह आती है। इस बार जब मैं माँ की कोई चीज़ देखा तो मेरे दिमाग में पिछली सारी बातें घूमने लगी। माँ की बातों पर अब मुझे शक होने लगा था। आज भी ऐसे ही महसूस हो रहा था कि आखिर माँ की ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है। मेरे पास एक राज और खुलकर माँ के सामने आ गया था। मैं कुछ बोल भी नहीं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं ज़्यादा तक पढ़ाई करता था। अब मैं कुछ काम सीखना चाहता था। मैं चाहता था कि ज़िंदगी की गाड़ी आगे इसका रिश्ता चगाच कैसे चलेगा, जाने पैसे कमाता हूँ कैसे भी यार, आज तक मुझे नहीं मालूम हुआ था। पर अब मैं यही ज़रूर जानना चाहता हूँ कि माँ को कैसे ज़रूरत होती है। वह पाई पाई का हिसाब इसलिए करती है क्योंकि उसके पास काम होते हैं। और वैसे भी हर एक की बात तो यही है कि माँ अपने जेवर नहीं बेची थी बल्कि पहनने लगी थी। और मैं जब भी माँ को देखता हूँ वह रंगीन कपड़े पहने हुए दिखाई देती है। बिल्कुल भी नहीं लगती कि वह एक विधवा औरत है। रंग ढंग चाल ढाल सभी और होते हैं। उन्होंने सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहने होते तो अक्सर ही गमगीन रहती हैं। और ना तो ऐसा कोई मन में अपने गांव में ही देखा था। वह उल्टा सच संवर कर रहती है। खुद को कभी बूढ़ा नहीं होने देती, बल्कि अपने चेहरे पर सुर्खी पाउडर और हाथों में और कलाइयों में जेवर जरूर रखती है। माँ की बातों पर कभी भी शक नहीं करता था, पर आज होने वाली एक वाक़ से मुझे माँ की तरफ ज़्यादा शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैं जिस वक्त दुकान में जाता था और एक दिन मुझे विपिन नाम का एक लड़का मिला हुआ। लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था। कभी आकर मेरी तरफ ध्यान देता तो कभी मुझे पानी पीने का गिलास देता। मैंने कहा कि तुम कौन हो, किस गांव से ताल्लुक़ रखते हो? इत्तेफाक से हम दोनों एक ही गांव के थे। बड़ी की बात तो यही थी कि वह मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए थे। वह कहने लगा कि तुम यहाँ आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी माँ उस मोहल्ले को छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई और तुम भी नज़र नहीं आए। तो हम तो समझ गए कि ऊपर वाला ना करे, क्योंकि तुम्हारी माँ के तो वैसे भी बहुत से लोगों के साथ। उसने अपनी बातों थोड़ी छोड़ दी। मैंने कहा कि अपनी बात पूरी करो, तुम क्या कहना चाहते हो? और सुनाओ, मेरी माँ ठीक है? मैंने कहा हाँ, मेरी माँ ठीक है। मैंने उसे बहुत को देखने की कोशिश की। वह मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम जैसे बेटे बहुत लाचार होते हैं, दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। उसने यह बात बातों बातों में कह दी। उसके ऊपर कोई खास जवाब ना दे सका, मगर मेरी अपनी माँ पर एक ऐसा शक होता जा रहा था कि मैं माँ को
करूँगी, हाथ रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। समझदार हो गया था, माँ को बहुत शरीफ समझता था। मुझे लगता था ज़रूर फिर कोई और बात हो तो जिसकी वजह से हर चीज़ को नज़रअंदाज शुरू कर दूँ। आज तुम एक अजीब सी मंजर में देखा था। रात के करीबन 2 बज रहे थे। मैं कमरे से बाहर आया। मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर ज़रूर देखूंगा कि यहाँ क्या होता है, दूसरी चारपाई पर कौन सोता है। फिर मैं जैसे ही माँ के कमरे से बाहर रखे जूते देखे तो मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। मेरी आंखों की फटी रह गई। माँ के कमरे से बाहर के बड़े बड़े मर्दन वाले जूते रखे हुए थे। उन जूतों को देखकर मुझे सब पता चल गया था कि आज हमारे घर में कोई और भी आया हुआ है। मैंने सोचा कि मुझे माँ के कमरे पर दस्तक देकर उनको मौका देना से अच्छा है मैं यहीं बाहर बैठकर इंतज़ार करूं कि वह हाथ में कौन है और कहाँ जाता है। मैंने अपने कमरे में आ गया। बाहर बरामदे में बैठा देखे जा रहा था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर नज़र जमाए हुए था। रात की काफ़ी लंबी गुजर गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बिल्कुल भी अलर्ट होकर बैठा हुआ था। सुबह के जैसे ही 5:30 बजे मेरी नींद आंखें लग गई। मैं सो गया। फिर जब मैं उठने के बाद बाहर देखा तो माँ काम कर रही थी और वह जाग गई थी। यह देखकर मैं तेज़ी से बाहर आया क्योंकि ना ही वह जूते वहाँ थे और ना ही कमरे में कोई ऐसी हालत थी। मुमकिन है कि वह सख्त जा चुका था। अब मेरे पास कोई और ऐसा नहीं सबूत था जिस पर मैं माँ को सवाल जवाब करता। खामोश हो गया था। दिल ही दिल में पूछने लगा कि अपने माँ का राज कल जरूर जानकर रहूँगा। अगली सुबह रात हुई तो सोचा कि नींद आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे से बाहर रहूँगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊँगा और यह सब सच जब आएगा ज़रूर देखूँगा कि यह कौन है। मैं घर से बाहर जाकर बैठ गया ताकि मुझे नींद नहीं आ जाए। मैं इस शख्स का इंतज़ार कर रहा था। फिर सोचा कि माँ मुझे देख लेगी। घर के अंदर जाकर सहन से बैठ जाता हूँ। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। उसने मुझे समझाया, पूछा, आयुष बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? मुझे नींद नहीं बताओगे? मैं चुप करके बैठा हुआ था। मेरी माँ बहुत करीब आ गई और इस बात माँ ने जो मुझे कही मैं तो सोच कर भी नहीं सकता था। माँ बोली कि बेटा मैं जानती हूँ कि तुम कितने दिनों से मुझ पर ही पहरा दे रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर जूते किसके रहते हैं, लिपस्टिक कपड़े मैं क्यों पहनती हूँ और जेवर किसके लिए पहनती हूँ। माँ आपको मेरी हर बात पता है। माँ मुस्कुराते हुए अच्छी बोली, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या है? आखिर तुझे समझ क्यों नहीं आता? क्या मैं अंधी हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं रो देता तो माँ ने मुझे कहा, मेरी एक बात मान लो, मेरी सारा राज तुम पर खोल दूंगी, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम इतवार के दिन तैयार हो जाना। जिस लड़की से तुम्हारी शादी करने के लिए कहूँ तुम उस लड़की से शादी कर लेना। उसके बाद मैं सारी बात तुमको सब मैं बता दूंगी। अपने माँ की बात तरफ से मैं हैरत देखने लगा क्योंकि माँ ऐसे जाल में मुझे फंसा दी थी। मैं कहीं का नहीं रह गया था और मुझे उस लड़की से शादी करना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चेक करता तो शायद मैं माँ का राज कभी जान ही नहीं पाता। इसलिए मैंने खुशी नाम की लड़की से शादी कर ली माँ के कहने पर। फिर भी माँ मुझे बताने में अपना राज 2-4 दिन से ज़्यादा लगा देती। मैं पूछता ही जा रहा था, माँ मुझे कब बताओगे, कब बताओगे? फिर माँ ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं तेरे पिता हैं। दरअसल हम लोगों ने बहुत सारा जीवन में एक ऐसी स्थिति से जूझ रहे थे जो हम बहुत सारा लोन ले चुके थे। एक दिन वह किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहे थे तो उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और फिर वह बहुत जख्मी हो गए थे। उन्हें मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर से राय लिया कि इन्हें मृत्यु घोषित कर दो और उन्हें एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दी थी, तुम्हारे बुआ के यहाँ। उनका घर यहाँ से बहुत दूर था। उनकी वजह से सारा लोन माफ़ हो गया था तो वह रात में कभी कभार आया करते थे। तो जूते तुम जो देखते हो बाहर वह किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के हैं।
मैं इन दिनों में इसलिए एक विधवा दिन में विधवा का भेष में रहती हूँ, हालांकि मुझे रात में श्रृंगार करने का मौका मिलता है। संजना और संवरने का तो बेटा, जो तुम गलत फहमी में मत रहना बेटा, मैं वहाँ से छोड़कर शहर चली आई थी क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हें बहुत सारे लोग ताने देते हैं और लेट भी तुम्हें बहुत लोगों को सुनना पड़ता है कि तुम्हारी माँ ऐसी है वैसी है, लेकिन बेटा मैं ऐसी कैसी नहीं हूँ तो तुम्हें कोई फ़र्क पड़े। सिर्फ मैं तेरे लिए एक शहर में आई हूँ कि तेरे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, इसलिए मैं इस शहर से जाकर शिफ्ट हो गई हूँ। अब तेरे पापा आ जाएंगे। आज रात तो उनका चुप चुप कर इंतज़ार मत करना, बल्कि वह आएंगे तो उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें घर पर ले आना। मैं अपने माँ को कितना गलत समझ रहा था। मेरी माँ कितनी बहादुर औरत है, उन्हें अकेला ही लड़ने दिया, हालांकि मुझे सच्चाई पता नहीं थी। अब मैं अपने माँ से बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं अपने पिता से भी, क्योंकि वह मेरे पिता अब मेरे साथ मेरे घर में ही अपने माँ के साथ रहते हैं। दरअसल वह जो चारपाई बिछी जाती थी वह मेरे पिता की ही थी। मेरे पिता हर रात चुप चुप के आते थे, लेकिन अब नहीं, हम लोग सब एक साथ रहते थे। एक घर में अब मुझे कोई भी बात की दिक्कत नहीं है और ना ही मुझे कोई अपना देता। तो क्या दोस्तों, मैंने सही किया? अपने माँ पर शक करके मैं बहुत बुरा किया। अगर आपको लगता है कि मेरा शक सही था या मैंने सही भी किया है, एक शायद इस वजह से मुझे सच तक पहुँच गया। मैं तो यह कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी स्टोरियों के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।